था और अब जो था वो लड़ाई जो थी वो अंग्रेज यानी कि जीत रहा था, और अब जो ये जो साहब थे यानी कि जापान की तरफ से जो लोग लड़ रहे थे, और जर्मनी जो था उसको जो है वो शिकस्त होनी शुरू हुई। अच्छा, इस शिकस्त का जाहिर सी बात है असर फिर फौरी तौर पर बरसगीर में भी पड़ना था। जैसे ही बरतानिया को उसके अंदर फतह हुई तो उसने फिर अपनी आंखें फेर ली और उसने थोड़ा सा अपने लहजे के अंदर तब्दीली लाई, और अब तक जो आपको मामला सेटल करवा रहा था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम आपको आज़ादी दे देंगे, या इस नौयत की जो कुछ थोड़ा बहुत उसने आपको स्पेस देने का फैसला किया था, वो एक दफ़ा दोबारा फिर अपने मौके से पीछे हटना शुरू हो गया। और इस चीज़ को कांग्रेस ने भी महसूस कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी महसूस कर लिया, क्योंकि अंग्रेज़ एक दफ़ा फिर जंग में कामयाबी की तरफ जा रहा था। और उसके बाद जो है वो फिर बिलाखिर जो है वो आप सबके इल्म में होगा कि आगे जाके बिलाखिर उसके लड़ाई के अंदर अमेरिका, जिसका कोई किरदार नहीं था, सिर्फ उसके पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, पर्ल के ऊपर जिस हार्बर पर जो हमला हुआ था, इसके नतीजे में उसने ये काम किया था कि एटम बम जो हमले किए थे, जो कि जापान को उसने मार दिए थे बम, जो कि जंग के तकरीबन इख्तिताम के फ़ौरन बाद हुआ था। जंग ख़त्म हो चुकी थी या होने के करीब थी, जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, तो जिसके नतीजे में अमेरिका की तरफ से थोड़े से उसको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पर जो है वो अमेरिका ने जो है वो एक 6 तारीख को, 6 अगस्त को, और फिर एक 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में 2 बम गिराए। और उसके बाद जो है वो तारीख का एक बहुत बड़ा जुल्म जो जिसके अंदर कई लाख लोग जो है वो इस बम के हमलों के अंदर मारे गए थे। और उसके बाद जो है फिर 14 अगस्त 1945 को जो है वो बिल आखिर 45 को, 47 की बात नहीं कर रहा, 14 अगस्त 1945 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें जो है वो फिर बिल आखिर जापान ने सरेंडर किया था और हथियार डाल दिए थे। ये पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले की बात है। तो इस पूरी कंडीशन के अंदर बरतानिया एक दफ़ा फिर दोबारा से थोड़ा सा अकड़ गया था, दोबारा उसने अपने पाँव जमा लिए थे, और उसको अंदाज़ा था कि अभी जो वो यहाँ से जाने की बातें कर रहा था, तब उसने कहा कि अब जाने की बातें ना करो, अब यहीं दोबारा टिक के बैठना। तो दोबारा वहीं बरतानिया एक दफ़ा फिर टिक के बैठने में कामयाब हो गया था। तो फिलहाल हम आज का जो टॉपिक है उसको यहीं तक रखेंगे, इससे ज़्यादा आगे जो है वो कंटिन्यू जो है वो आप लोगों का अभी क्लास का कितना टाइम बाकी है? अभी तो कितना टाइम बाकी है बताना ज़रा मुझे सभी। सर बस 6 मिनट रह गए, 6 से 7 मिनट। अच्छा, तो ये आप लोग दोबारा ज्वाइन करके आ चुके थे ना? अच्छा सर, आपने शेर का बोला था, हाँ ये लाइबा ने शेर ढूंढ लिया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। बिल्कुल ठीक है भाई, आपने लाइबा ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, जल्दी उन्होंने शेर ढूंढ लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आज का जो टॉपिक होगा फिलहाल हम उसको यहीं तक ही रोकेंगे, उससे ज़्यादा आगे उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो जहाँ तक आपको जो चीज़ क्लियर है वो यहाँ तक ये रखिएगा कि ये पूरी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल थी, 1937 से लेकर 1943-44 तक की कंडीशन थी, जिसके अंदर बरतानिया एक दफ़ा फिर अपने जो है वो कदम जमाने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद की अब क्या सूरत हाल है, जो कि 1947 के अख्ताम तक पहुँचती है, ये फिर इंशाल्लाह जो पाकिस्तान बनने का पूरा मरहला है वो मैं जिक्र करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जाते जाते फिर क्लियर कर दूँ, वाज़ेह रखिएगा, अभी तक हमने पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं की है। अब तक हमने पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं की है। हम जो कुछ तारीख में, हिस्ट्री में अब तक पढ़ते गए हैं, मैं जब आप लोगों को जो नोट्स शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग जब पेपर के दौरान उसको पढ़ोगे अभी तो आप लोग यकीन नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो उस तरीके से आप उसको नहीं देख पा रहे होते, लेकिन जब भी आपको देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा उन सारी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें तारीख के फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को हम ना झुटला सकते हैं ना उसको हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी हिस्ट्री में उसको तब्दील करके थोड़ा सा, क्योंकि वही बात मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि एक फैक्टर होता है, कुछ हालात और वाक़यात की चीज़ें, मजबूरियाँ होती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से खुल कर नहीं बयान कर रहे होते। हम अभी पहली दफ़ा अभी तक हमने पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तान का जो सबसे पहला पाकिस्तान के नाम पे स्टेट, रियासत का मुतालबा हम 1946 में करेंगे। 1946 में करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। अभी मैं खुद करके इसलिए नहीं करा क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें डिटेल में आपको थोड़ी सी और समझानी ज़रूरी है। तो यहाँ तक चीज़ों को क्लियर रखिएगा। 1940 की जो रेजोल्यूशन है, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर करारदाद पाकिस्तान नहीं थी, वो लाहौर रेजोल्यूशन थी। ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, जब आप, वैसे तो उन्होंने शेर अभी मुझे ढूंढ के दे दिया है कि वो जो शेर था किसका था, वो जो शेर उसके पीछे लिखा हुआ है वो उन्होंने बता दिया है कि वो शेर था जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अब एक काम बाकी कर लीजिएगा, हाँ, और ये शेर है अल्लामा इकबाल का, बिल्कुल ठीक है, लाइबा का जवाब आ गया है। शेर भी उन्होंने ढूंढा था और जवाब भी उन्होंने दे दिया कि अल्लामा इकबाल का शेर है। तो इस शेर के क्या मतलब थे, इसका मकसद क्या था, ये भी मैं आपके सामने नेक्स्ट क्लास में ये 3 चीज़ें ज़रूर जिक्र करूँगा कि शेर का मकसद क्या था, ये जो शेर लिखा गया था इसके पीछे क्या वजह थी। सेकंड ये कि इसके बाद की जो पॉलिटिक्स थी वो अब किस तरफ जा रही थी, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जिक्र करूँगा। और फिर पाकिस्तान जो 1947 में बन रहा है वो किन चीज़ों के तहत और किन उसूलों के तहत बन रहा था,
वो भी फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में जिक्र करूंगा। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो अब तक जो आज की मैंने बात की है, तो उसमें अगर आपको कोई एतराज़ हो, कोई लग रहा हो कि नहीं गलत बात हुई है सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी 5 मिनट का टाइम है आप लोगों का। जी कोई सवाल, जिसको भी कोई सवाल सर करना हो। जी जी जी। सर एक चीज तो ये बताएं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ठीक है, हम्म। तो उसमें इंडिया के लोगों ने जो बैक ऑफ किया था वो इसी बेस पे किया था कि हम समंदर पार जाके नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद पाकिस्तानियों को स्पेस मिल गया था। पाकिस्तान को नहीं देखें, पहले बात तो याद रखें, अभी तक पाकिस्तान नहीं बना हुआ है ना। मुसलमानों को, मुस्लिम हाँ लीग, वही, हाँ मुसलमान। एक वजह तो उनकी मुसलमानों को मजहबी स्पेस थी, दे दिया था। मजहबी वजह थी। और दूसरी वजह देखें, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल वजह है। आप सबके शायद इल्म में होगा, जिन्ना साहब ने बेशक उस दौर में हिमायत की थी, लेकिन उसके बाद जिन्ना साहब ने जो पाकिस्तान के लिए जो खारजा पॉलिसी के उसूल दिए हैं, फॉरेन पॉलिसी के उसूल दिए हैं, वो यही दिए कि भाई हम क्यों लड़े जाके। मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको पता चला होगा, कुछ अभी टाइम कम है वरना मैं आपको डिटेल में भी समझाता, कि कुछ अर्से पहले सऊदी अरब ने डिमांड की कि यमन में उनकी लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे हूती बागी हैं, वो एक बड़ा मसला है वहाँ पे उनके साथ, तो उसके लड़ने के लिए पाकिस्तानी अपने फौजी भेजें। भाई पाकिस्तान अपनी फौज क्यों भेजे, मतलब पाकिस्तान मतलब ठेकेदार है, हम ठेकेदार हैं पूरी दुनिया के, हम जाके लड़ें क्योंकि आपको पैसे देते हैं वो डबल ट्रिपल, तो आप जाके लड़ते हैं। उन्होंने फौज बनाई, उसका जिम्मेदार जो है वो हमारे आर्मी चीफ राइस शहीद साहब को लगा दिया गया। तो ये हमारा जो हमेशा से गलत तरीका कार रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान हमेशा उलझ जाता है मुख्तलिफ जंगों में। कभी हम अफगानिस्तान में जाके उलझ जाते हैं, कभी हम किसी और की लड़ाई में जाके फड्डे में जाके छलांग लगा देते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो ये कहती है कि हमें तो कहीं इंटरफेयर नहीं करना, हमें किसी के मामला में दखल अंदाजी नहीं करनी है। तो यही वजह थी जो कि कांग्रेस हमसे बहुत अरसे पहले जानती थी, जो मैंने आपसे बात कही थी कि कांग्रेस के पीछे दो वजूहत थी। एक तो उनकी पॉलिटिकल मेच्योरिटी, वो इंतहाई पॉलिटिकल मेच्योर थे, और सेकंड उनकी वजह थी कि वो आपका एक तो उनका मजहबी मामला था। कभी आपने सुना है कि भारतीय फौज जो है वो किसी के लिए लड़ रही है, मतलब भारत से फौजें जो है वो सऊदीया के लिए लड़ने के लिए रवाना हो गई या दुबई के लिए लड़ने के लिए रवाना हो गई, वो किसी के लिए नहीं लड़ते, वो अपने मुल्क की हिफाजत, अपने दिफा के लिए काम करते हैं। हमारे पास ये शौक पाया जाता है कि सारे जहाँ का जिगर दर्द जो है ना वो हमारे जिगर में होता है, तो हम जो है वो लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वजह थी कि जिसके नतीजे में कांग्रेस ने उस पूरी लड़ाई से बाइकआउट किया था और वो उसके अंदर शामिल नहीं हुई थी, और मुसलमानों ने उसमें सपोर्ट की थी। उस टाइम पे जिन्ना साहब की भी गलत पॉलिसी थी कि जिसके अंदर वो उन्होंने फौज की हिमायत करवाई थी बरतानिया की। उसका फायदा तो हमें मिला, ऐसी बात है, हमने पॉलिटिकल स्पेस जैसी मिला तो हमने उसका एडवांटेज ले लिया। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप छोटी सी चीज़ समझे ना, उसको बहुत ही माइनर करके डाइल्यूट करके समझना चाहें, कि जैसे कराची में से एनटीएम को माइनस कर दिया, तो सियासी तौर पे फौरी तौर पे पीटीआई ने जगह बना दिया, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा भाई मैं आ गया हूँ, तो और कोई ना कोई आगे अपनी जगह तो बनाएगा ना। जब गैप आएगा तो कोई ना कोई गैप को तो फिल करेगा। तो यही काम जो था वो जिन्ना साहब ने उस टाइम पे किया। उनको नजर आ गया था कि कांग्रेस जो है वो उस टाइम पे अंग्रेज के साथ सेटल नहीं कर पा रही मामला, तो उन्होंने अपने मामला को सेटल कर लिया। जब हम थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे ना पाकिस्तान फॉरेन बनने के बाद, तो मैं उसमें इन चीज़ें आपको थोड़ी सी और वाज़ेह क्लियर करके बताऊंगा कि हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं, या हिस्ट्री में हम क्या क्या बेवकूफ़ियां करते रहे जिसका रिजल्ट जो है आज तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जी और किसी को कोई सवाल, और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी शेयर का काम तो आप लोगों का कर दिया है मैंने। सर जी जी जी। ये 1945 को कौन कौन से इवेंट हुए थे? सॉरी, शादी खुर्रम आपकी आवाज़ कट गई थी, क्या कह रहे थे आप? सर वो कह रहे हैं 1945 में कौन कौन से इवेंट हुए थे। हाँ मैं वो नेक्स्ट क्लास में जिक्र करूंगा, क्योंकि उसमें दो तीन अहम इवेंट्स हैं जो आपको समझाने, वो मैंने अभी खुद करके जिक्र नहीं किए थे। उसमें कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके अलावा एक लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका जिक्र करना है। इलेक्शन हुए थे 45 में, 46 में जो इलेक्शन हुए थे उनका जिक्र करना है। वो मैंने अभी खुद करके रोके हैं, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करूँगा, ताकि चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए, मिक्सअप ना हो बहुत ज़्यादा ना। क्योंकि बस अभी फिलहाल आपको 1937 से लेके 1944 तक का जो इवेंट था, या 45 तक के जो मामला थे, बस उसको थोड़ा सा देखना है। जो उसके कुछ चीज़ें रह जाएंगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में जिक्र कर दूंगा इंशाल्लाह। और कुछ, और किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं रही है, जिन जिन के नाम आए थे मैंने उनके नाम अटेंडेंस लगा दी हैं। बाकी तो अगर किसी को लग रहा है उसकी अटेंडेंस रह गई है तो वो दोबारा अपना हसनैन की लगा दी थी। ठीक है, हसनैन आपकी लगा दी थी भाई मैंने। अच्छा, और किसी को कोई और? बाकी जो बाद में भी आए, आयशा बाद में आई थी मेरे ख्याल में ना, आयशा आयशा। सर जी जी। सर गांधी जिना टॉक में यही हुआ था ना कि डिफरेंसेस पता चल गए थे दोनों नेशन के दरमियान। गांधी जी ना टॉक्स का जो असल रिजल्ट निकल कर आया था वो यही था कि जब गांधी साहब अंदर थे और जिन्ना साहब बाहर थे, तो फिर उसका रिजल्ट यही था कि मेन जो चीज़ उसमें से निकली थी ना, वो गांधी जी को जिन्ना साहब को लीडर एक्सेप्ट करना था, मुस्लिम लीग की हैसियत को तस्लीम करना था। उस टॉक्स के नतीजे में ये हो गया था
कि उनको पता चल गया था भाई मुस्लिम लीग एक हैसियत है, हम चाहे इनकार करें या इकरार करें, मुस्लिम लीग ने और जिन्ना साहब ने अपने आप को एक लीडर के तौर पर मनवा लिया था और आइंदा